बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। नाज़रीन, आज आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त है, यौम आज़ादी पाकिस्तान है। पूरी कौम पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी भरपूर जोश व खरोश के साथ मना रही है। हर तरफ हमें जो है वो ग्रीन परचम नज़र आ रहे हैं। अपने जब हम झंडे की बात करते हैं, अपने परचम की बात करते हैं, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने मुल्क से। पूरी कौम यकजा है और भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मना रही है। हम भी अपने तमाम देखने वालों को यौम आज़ादी की भरपूर मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। और साथ ही नाज़रीन, जब हम बात करते हैं कि ये तजदीद अहद का दिन है, ये एक ऐसा दिन है जिसको मनाना यकीनन हम सब के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन साथ ही साथ इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसकी मकसदियत पर गौर करना भी ज़रूरी है, इसकी अहमियत पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम जब डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो पाकिस्तान है, आज जो ये हमारा प्यारा वतन है, हमारा प्यारा मुल्क है, इसके जब हम हालात और सूरत हाल की बात करते हैं, गो कि काफ़ी हमें संजीदगी का इजहार करना पड़ता है, काफ़ी कशीदगी नज़र आती है, काफ़ी हमें जो है मसाइल से हम दो चार नज़र आते हैं, या फिर बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन इनका हल भी मौजूद है। इनका हल यही है कि कौम हमेशा की तरह यकजा हो, मुत्तहिद होकर तमाम तर चैलेंजेस से निपटे। जैसा कि आज 76 साल मुकम्मल होने के बाद भी कौम यकजा है, एक पेज पर है। और मुल्क की जब हम बात करते हैं दिफाई सूरत हाल की, तो इसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिफाई सूरत हाल भी मुस्तहकम है। हमारी जो तमाम फोर्सेस हैं उनका भरपूर किरदार है मुल्क के दिफा को यकीनी बनाने में। और साथ ही साथ जब कौम की बात करते हैं तो कौम हमेशा से एक ही पेज पे हमें नज़र आती है। हमारी अस्करी और फ़ौजी क़यादत के साथ जब हम बात करते हैं तो इस मुल्क के जितने भी चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह हम उनसे ज़रूर नबरद आज़मा होंगे। लेकिन बात वहीं आती है कि क्या आज का पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है? कायद आज़म कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे? जब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की हम बात करते हैं तो फिर उनके फरमुदात पर जब हम गौर करने की कोशिश करते हैं, उनके ख़यालात को जांचने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत सारे पैगामात सामने आते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारी नौजवानों के लिए गाइडलाइंस नज़र आती हैं। आज का नौजवान, आज का स्टूडेंट, आज का इंसान और आज का पाकिस्तानी क्या उन तमाम तर ख़यालात और उन तालीमात पर गौर कर रहा है, उन तमाम तर फरमुदात को समझ पाया है या नहीं? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे? आज बहैसियत सोसाइटी हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम नुक्ता कि कायदे आज़म ब्यूरोक्रेसी से किस तरह की उम्मीदें जो है वो उनकी वाबस्ता थी, और जो आज की ब्यूरोक्रेसी है जब हम उसकी बात करते हैं, जब हम अफसरशाही की बात करते हैं, तो फिर कायदे आज़म के इस हवाले से क्या ख़यालात थे और उन्होंने क्या पैगामात दिए, उनको रिवाइव करना आज के दौर में कितना ज़रूरी है, उस पर भी हम ज़रूर नज़र डालेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर तालिब सयाल साहब, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, माहिर तालीम है। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी आपको। लॉ एक्सपर्ट, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव इस्लामाबाद बार कौंसिल जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। चेयरमैन HEC डॉक्टर प्रोफेसर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगी। ये जो मैंने सवाल उठाया कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे, आपकी नज़र में क्या आज का पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सच TV का। पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, आज भी पाकिस्तान कायद का है और हमेशा पाकिस्तान कायद का रहेगा। बेशक ऐसे ही। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस किस्म का पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, क्या हमने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, उसकी खुशहाली और उसके इस्तेहकाम के लिए इक़दामात किए हैं? मैं समझता हूँ कि हमें कामयाबियाँ भी मिली हैं, नाकामियाँ भी मिली हैं। कौमों की ज़िंदगी में नशेब व फराज आता रहता है। आप देखें मैडम, जब पाकिस्तान बना था किस बेसरो सामानी की हालत में हम थे, और कुछ हमें इंडिया ने भी पैसे नहीं दिए और उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी ने भी कुर्बानी दी, हमारे जो कायदीन ने उन्होंने भी कुर्बानी दी, और पाकिस्तान का बनना एक नज़रियाती असास पर अल्लामा इकबाल के नज़रिए के मुताबिक बहुत मुश्किल नज़र आता था। लेकिन कायद आज़म का हिम्मत, इस्तक़लाल, उनकी हिकमत, उनकी फरासत थी कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मार्ज़े वजूद में आया। एक नई मुमलिकत बनी, रियासत मदीना के मुताबिक एक नई दुनिया में रियासत जो है वो मुनस्सा शऊद पर आई।
اب پاکستان میں کامیابیاں بھی آئی ہیں. میں صرف ایک مثال دوں گا. جی ضرور ضرور. 92 میں میڈم، آپ لوگ تو نوخیز نوجوان ہیں، ہم لوگ 1992 میں یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. 1992 میں پاکستان ہاکی کا بھی چیمپئن تھا، پاکستان کرکٹ کا بھی چیمپئن تھا، پاکستان سنوکر کا بھی چیمپئن تھا، پاکستان سکاش کا بھی چیمپئن تھا. اور جس دن پاکستان کا فائنل میچ ہو رہا تھا انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان، دی پرائم منسٹر آف UK John Major, he has postponed the cabinet meeting to watch this match. اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ پاکستان is a country of world champions. پاکستان کے نوجوان کھلاڑی، پاکستان کے ڈاکٹر، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے سائنسدانوں نے پاکستان کو واقعی ترقی اور خوشحالی کے راستے پر ڈالا ہے. اور پھر پاکستان اس وقت تو بڑا مشکل نظر آتا تھا پاکستان جب بن رہا تھا، لیکن ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان بنانا جتنا مشکل تھا، پاکستان کی تعمیر و ترقی اتنی مشکل نہیں ہے. صرف ضرورت ہے ہمت کی، استقلال کی، محنت کی، قائد اعظم کے فرامین پر اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. باسی صاحب، جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ابھی جو ہے ہماری صرف اتنی سی اگر ہم ہمت کر لیں اور تھوڑا سا ہم قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں اور ہمت کر دکھائیں، جد و جہد کریں، مسلسل کوشش کریں، تو یقیناً آج کے پاکستان کو ہم قائد کا پاکستان بنا سکتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ ایک بیرسٹر تھے اور اپنی پرآسائش زندگی گزار رہے تھے، اور ان ساری آسائشوں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک مشکل ایک منزل کی طرف جو ہے وہ آئے، اور صرف ایک جو ان کا جملہ تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہ ویل ڈن مسٹر جناح. تو یہ دیکھیں نا ان کے ایک تاریخی جو کلمات تھے کہ انہوں نے ایک منزل کو سامنے رکھ کر اور اس مشکل زندگی کو اپنایا. اور اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے جتنے بھی علامہ اقبال کا، میں کہوں گا کہ سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ یعنی سر تو ہر کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اب تو ہم عزت کے لیے عرف عام میں سر کہتے ہیں، لیکن سر ایک خطاب ہے اور وہ ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا. وہ سر بھی تھے، وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ علامہ بھی تھے. اور پھر جو انہوں نے ایک تخیل پیش کیا، اور پھر اس وقت مسلمانوں کو بیدار کرنے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہندوستان، وہ شاعر پاکستان نہیں تھے، وہ شاعر مسلمانان نہیں تھے، وہ ایک پوری دنیا کے لیے انہوں نے ایک پیغام چھوڑا اور جو تخیل دیا، اور اس میں ہندوستان کے تمام لوگوں کو انہوں نے کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. تو یہ جو انہوں نے وہ سامنے ایک ان کو جگایا، ان کو ایک ہمت دی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک یعنی لاکھوں قربانیاں دے کر، ایک خون کی ندیاں بہا کر جو یہ ملک حاصل کیا گیا. اور ان لوگوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا، وہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، وہاں سے جو اجڑے اور لٹے پٹے لوگ آئے تھے، اور ٹرینوں میں جن کے سر کاٹ دیے گئے، اعضاء کاٹ دیے گئے، لیکن جو لوگ بچے تھے، وہ ہماری مائیں، بہنیں، عورتیں، وہ جو گٹھڑیاں سامان کی اٹھا کر سروں پہ، اور جو ہی پاکستان کے اس دھرتی پہ قدم رکھا، ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سر کنٹینیو کرنا چاہیں گے ڈسکشن کو. ڈاکٹر مختار صاحب، آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ اگر ان کے فرمودات کی روشنی میں ہم بات کریں تو قائد اعظم کا صرف ایک فرمان، ایک نصیحت اگر ہم اس کو اٹھا لیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایمان، اتحاد، تنظیم، کیوں آج کا نوجوان، آج ہم اس کو نہیں سمجھ پائے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورا یونیورسل ہمارے پاس ایک مکتب ہے، یہ ہمارے پاس ایک پورا نظام ہے، یہ پوری ہمارے پاس ایک قانون ہے کہ اگر اس کے تحت ہم زندگی بسر کر لیں تو یقیناً ہم آج کے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کو، آپ سب کو، پورے پاکستان کو یوم آزادی مبارک ہو. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی ہمت دے. میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں اتنے مسائل میں سے ہم گزر رہے ہیں اور نیگیٹیوٹی اتنی ہو چکی ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم پازیٹیو پورٹری کریں اور کہیں سب اچھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک چیزوں کو ڈائگنوز نہ صحیح کیا جائے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی.
बिल्कुल जो कायदे आज़म चाहते थे, या हमारे जिन बुजुर्गों ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, अल्लामा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद अली सॉरी अल्लामा इकबाल साहब ने, और उसके अलावा बाकी जो उनके साथी थे, या फिर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल में अल्लाह ने हमें एक लीडर दिया, और जो उन्होंने समझ के सोच के एक मुल्क की बात रखी, और अल्लाह ताला ने हमें 27वीं की रात को एक मुल्क दिया अल्लाह पाकिस्तान के नाम से। मेरा ख्याल है कि आज हम वो पाकिस्तान नहीं है जो उन्होंने ख्वाब देखा था। ये मानना पड़ेगा। हम में से अगर आप कह रहे हैं ना कायदे आज़म ने क्या क्या फरमादार बनाए और क्या क्या उन्होंने कहा, हमने उस पर अमल नहीं किया, बिल्कुल नहीं अमल किया। अगर अमल किया होता तो आज हमारी हालत तो नहीं होती। देखें, आपने शुरू में अपने इंटरव्यू में कहा कि हम देखते हैं कि हर एक ने अपना रोल कैसे पढ़ा। आपने ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया, मैं एजुकेशन की अपनी बात करता हूँ। मैं किसी भी फील्ड में देखें, जो असल इशू हमारा ये है कि मैं मेरा बड़े दुख से कहता हूँ, टीचर हूँ, शायद इसलिए दुखी हूँ, और थोड़ी सी एज फैक्टर भी होता है। मैं पिछले तो अपने स्कूल से बात करता रहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि 66 ईयर, अभी आज हम 66 एनिवर्सरी हमारी आज़ादी की जो आज़ादी मना रहे हैं। सही। तो 66 साल पहले कुछ ख्वाब देखा कौम ने, और अल्लाह ने उनको एक मुल्क दे दिया। आज 66 साल के बाद क्या हम कह सकते हैं कि हम एक कौम है? मैं कहता हूँ कि नहीं, हम एक कौम नहीं है। हाँ, जब हमें कोई झटका लगता है तो वक्ती तौर पे कौम बन जाते हैं, फिर हम अपने तफरकों में पैदा हो जाते हैं। क्यों इन 76 सालों में हम एक कौम का तस्वुर नहीं समझ पाए? आज एक मुल्क एक कौम की तलाश में है, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो सब अच्छा कह के आधा मुल्क तो हम गवा बैठे। और इस वक्त जो हालात ऐसे हैं कि हम एक 1 मिलियन बिलियन डॉलर के लिए पूरी नींद हमारी कौम और गवर्नमेंट IMF के सामने दूसरों के सामने जा रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की ख्वाब देखा था? क्यों इस नहज पर हम पहुंचे, या फिर कसूरवार कौन है? डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी नाज़रीन हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। स्टे विद अस, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान पूरी कौम आज 76वां यौम आज़ादी मना रही है। भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है ये यौम आज़ादी, लेकिन इसको मनाने का मकसद क्या है और इसके पीछे जितनी जिद्दोजहद है, जो हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, यकीनन हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और इसको कभी हम जो है वो फरामोश नहीं कर सकते हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं कि आज का पाकिस्तान क्या कायद का पाकिस्तान है, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसे कायदे आज़म ने बनाया था, और कायदे आज़म क्या ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते थे? कायदे आज़म के फरमुदात की रोशनी में हम जानना चाह रहे हैं कि वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे, उनकी नौजवानों से क्या उम्मीदें वाबस्ता थी, इसके साथ साथ तालिब इल्मों को वो किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करते थे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, इसी डिस्कशन के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। कुछ ज़रा हम जो है वो ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी डिस्कशन में ज़रूर शामिल करेंगे। जब कायदे आज़म ने ब्यूरोक्रेसी का तस्वुर पेश किया तो फिर उनका क्या मानना था, क्या कहना था, और क्या आज की ब्यूरोक्रेसी फरमुदात कायद के मुताबिक काम कर रही है या नहीं? डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। हम ये देख रहे हैं कि आज हम ये देखते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, हर जानिब हमें करप्शन का बहुत ज़्यादा बोलबाला नज़र आता है। क्या कायद के पाकिस्तान में करप्शन का तस्वुर था? करप्शन जो है वो हर मुआशरे में होती है, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ी, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से ख़िताब किया था तो उन्होंने यही बात कही थी कि करप्शन हर दुनिया में है, लेकिन हमारे बर सग़ीर पाक व हिंद में कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में चंद मफरूज़े हैं लोगों के। मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, मैं कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा। अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की एक खूबी ये है कि वो पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी एक रहती है। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था तो ये ब्यूरोक्रेसी थी जिसने पाकिस्तान के मसाइल को हल किया और पाकिस्तान को एक मुस्तहकम और एक फंक्शनल रियासत के तौर पर चलाया। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, एक बड़े आला इम्तिहान से वो आते हैं, बड़े अहल लोग हैं, उनमें दयानतदार भी हैं, दयानतदार और सच बोलने वाले और शफाफ लोगों से ब्यूरोक्रेसी खाली नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जो मैंने देखा है वो जो सियासतदान है वो पोलिटिसाइज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्यूरोक्रेट हैं जो पोलिटिसाइज नहीं होते और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनकी इंटेग्रिटी
आउट ऑफ क्वेश्चन होती है और वो फिर सियासतदानों को रास्ता सही दिखाते हैं, और अगर रास्ता सही दिखाने के बावजूद भी उनको OSD बना दिया जाता है तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक मफरूज़ा मैं भी सुनता चला आ रहा हूँ कि जी ब्यूरोक्रेसी हाकिम बनी हुई है, अंग्रेज़ों के दौर में वो हाकिम थे, अब उन्हें खादिम होना चाहिए। ये मफरूज़ा बिल्कुल गलत है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग रहे हैं, खिदमत भी करते हैं, आज भी ब्यूरोक्रेसी में अक्सरियत जो है वो खिदमत कर रही है, लेकिन ये करप्शन जो है ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, ये करप्शन पूरे मुआशरा जो है, जब ज़्यादा मुआशरे में करप्ट हो जाए, अखलाकी जो कुव्वत है वो समाजी कुव्वत की हैसियत से न रहे। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी अखलाकी कदरें हैं उनको मुआशरे में फैलाना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छी होती है। ब्यूरोक्रेसी को ऐसे मौके भी दिए जाएं, उनको आज़ादी दी जाए, काम करने का मौका दिया जाए, ये नहीं कि उनको हाज़िरियाँ लगानी पड़ें FIA में या नैब में हाज़िरियाँ लगानी पड़ें, वो डर और खौफ की वजह से काम न कर सकें। तो ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान की है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो पहले थे, जो जिन पर अंग्रेज़ों का इम्पैक्ट था, रूल ऑफ लॉ का इम्पैक्ट था, वो मौजूदा ब्यूरोक्रेट से बहुत अच्छे थे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। हम डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे। जुल्फ़िकार साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की या ब्यूरोक्रेसी के किरदार की, एक आम आवाम के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि वो सवालिया निशान बना देते हैं उनके किरदार को या फिर उनकी एफर्ट्स को, उनकी पॉलिसी मेकिंग को। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म हो सकता है? इनकी बाहमी जो एक मुश्तरका कह सकते हैं कि इनमें एक अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए जो हम देखते हैं कि कोई मसाइल का हल निकल आए, या ये कॉन्फ्लिक्ट जितने भी रेज़ हो रहे हैं इनका हल निकल आए, कोई सोल्यूशन है आपकी नज़र में? इसमें देखिए कि ये जिस तरह कायद-ए-आज़म का फरमान था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये कौम के खादम हैं और इनको उसी तरीके से काम करना चाहिए। और वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सा मैं माजरत से डॉक्टर साहब के से थोड़ा इख्तलाफी नोट इस तरह वो कहते कि उस यानी वो जो पब्लिक सर्वेंट थे, जो कौम के खादम थे, वो जब उनके जहन इस तरीके से बना के उनको बता दिया गया कि आप ही असल गवर्नमेंट हैं और आप ही निज़ाम हुकूमत चलाने वाले हैं, और जब उनको हाकमियत का दर्जा दे दिया गया कि आप हाकिम हैं इस मुल्क के, आप अथॉरिटेटिव हैं, आपके पास पावर्स हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो जो मेंटल वो इक्वेशन वो सिचुएशन होती है वो एक थोड़ी सी चेंज होती है। इसको चेंज लाने के लिए एक तो ये है कि उनके जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये अकेडमीज़ के अंदर और अदारों के अंदर उनका ट्रेनिंग का सिलसिला है इस किस्म का हो कि उनको ये बताया जाए कि आप एक्चुअली कौम के खादम हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप इस कौम के टैक्स पेयर से पैसे से आप तनख्वाह लेते हैं, इसलिए आप इनके खिदमत करने के पाबंद हैं। इनको फैसिलिटेट करें, ना कि इनके रास्ते में हर्डल्स पैदा करें। तो इस तरीके से ये दूर हो सके। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इससे पहले मिसाल दी गई कि ये करप्शन कैसे ख़त्म की जा सकती है। देखें, जिस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग की तो उसमें खाने पीने का जो उन्होंने कहा कि ये घर से नाश्ता करके नहीं आते, ये घर से खाना खा कर नहीं आते, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब देखें कि जब वो सरबराह जो होता है मुल्की खजाने पे कोई दबाव ही नहीं डाला, अब देखें कि वो मुल्की खजाने से वो पेमेंट करते थे, तो ये चीज़ें कहाँ से, ये जो मोहतरमा फातिमा जना साहबा ने मंगवाई हैं, ये फलान, उन्होंने कहा जी कि ये मेरे अकाउंट से पैसा काट दिया जाए, ये मेरी उससे। अब देखें कि जो खुद पेमेंट करता है अपनी जेब से, और वो खाना जो है वो स्टेट के खर्चे पे नहीं खाता, वो ट्रैवलिंग स्टेट के खर्चे पे नहीं करता, वो TADA नहीं लेता। जब वो करता है तो निचला तबका जितना भी है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो बॉस को देखते हैं। तो बॉस अगर ठीक हुआ, एक घर के अंदर जो घर का सरबराह है वो सारे उसके बच्चे, उसके बीवी, उसके सारे जो फैमिली है वो उसकी तरफ देखते हैं। ठीक हो गया सर, इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी। डॉक्टर मुख्तार साहब, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अभी हम ब्यूरोक्रेसी के किरदार की बात कर रहे हैं, इस निज़ाम में इस्लाहात लाने की कितनी कोशिश कर सकते हैं हम, या फिर हुकूमती किरदार इसमें क्या हो सकता है? साथ ही साथ एक पॉइंट और रेस करना चाहूँगी, जो प्रेसिडेंसी, जिस तरह से अभी जुल्फ़िकार साहब कह रहे थे, जो प्रेसिडेंसी या एग्जाम्पल हमारे सामने कायद की ब्यूरोक्रेसी की मिलती है, वो तो इससे बहुत डिफरेंट है जो आज की ब्यूरोक्रेट निज़ाम है या आज की ब्यूरोक्रेसी है।
کیوں اتنا ڈفرنس نظر آیا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ عوام کے اندر پھر بہت زیادہ انتشار پایا جاتا ہے بیوروکریسی کے حوالے سے، یا پھر نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، یا تھوڑے بہت کانفلکٹس ریز ہو جاتے ہیں؟ ایک تو میں کریکشن کر لوں، اس سے بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو 66 ایئر میں نے کہہ دیا غلطی سے، 76 جی ہاں، وہ تو میں اس کی معذرت۔ دوسرا میرا خیال ہے ہم اس طرف جائیں گے نا کہ بیوروکریسی کا قصور ہے، کس کا قصور ہے، صرف سمجھنے کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تھوڑا سا واپس جا کے قائد نے ہر پروفیشن کے بارے میں، یوتھ کے بارے میں، اسٹوڈنٹ کے بارے میں، بیوروکریسی کے بارے میں، ہماری فورسز کے بارے میں، ہمارے آفیسر کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، صرف انہی کو دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں کبھی فکس نہیں ہو سکتی چیزیں اگر ہم بلیم فکسنگ سے نہیں نکلیں گے۔ آئی وش کہ ہر کوئی اپنا کام پہ فوکس کرے اور کام ڈیلیور کرے۔ اصل میں ہم میں سے ہر کوئی کنٹرول فریک بننا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک اسی طرح ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا جی یہ بیوروکریسی کا قصور ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں جوڈیشری کا قصور ہے، کوئی کہتا تھا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے۔ میں نے ان سے کہا نہیں جی ہمارا قصور ہے، تو سارے پریشان ہوئے، مجھے کچھ لوگوں نے ٹوکا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا نہیں ہم ٹیچر کا قصور ہے، میں پروفیسر ہوں، میں سمجھتا ہوں صحیح پڑھایا ہوتا ہے، صحیح تو ان سب کو تو ہم ہی نے پڑھایا نا، ان کو پڑھایا تو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ٹیچر نے پڑھایا۔ اگر ہم نے صحیح پڑھایا ہو تو میرا خیال ہے اگر ہم اپنے آپ تک آپ کو کرتے میں سمجھوں کہ کر رہا ہوں تو چیزیں ٹھیک بیوروکریسی کے مسئلے ہیں، بہت کہتا ہوں کہ مسئلے کے بھی مسئلے، جوڈیشری کے بھی مسئلے ہیں، کہاں مسئلے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اپنی غلطیاں سمجھ کے مان لے کے غلط ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کا سینٹر ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ ناظرین ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے۔ پاکستان بھر میں آج 76واں یوم آزادی بھرپور انداز میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور کیوں نہ منائیں، آزادی منانا ہم سب کا حق ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس کی آزادی میں، اس کی ترقی میں ہم سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک پل کو یہ سوچنا بھی بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس معاشرے کا فعال کردار ہونے کی حیثیت سے کیا ہم اپنی رسپانسبلٹیز جانتے ہیں؟ آج کا نوجوان، آج کا طالب علم کیا اپنی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ ہے؟ کیا اس کو روشناس کرایا گیا ہے کہ اس نے اس ملک کی ترقی میں کس طرح سے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اس کو مزید ترقی کی جانب لے کر جانا ہے؟ یا پھر وہ کانسیپٹ جو افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ آج کے نوجوان میں پنپ رہا ہے کہ پاکستان سے بھاگنا ہے باہر، پاکستان کو چھوڑ کے دیگر ممالک میں، آج تعلیم تو ہم نے یہاں حاصل کی، ڈگری ہولڈر تو ہم یہاں سے بنے، لیکن پاکستان چھوڑ کے اپنی سروسز جو ہیں وہ دیگر ممالک میں ہم نے دینی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو ارن کر سکیں۔ کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ قائد اعظم کی نوجوانوں سے کیا امیدیں وابستہ تھیں؟ طالب علموں کے حوالے سے قائد اعظم کے دیگر جو مختلف فرمودات ہم دیکھتے ہیں، کیا آج کا نوجوان ان کو انڈرسٹینڈ کر پایا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم فرمودات کی بات کریں، ہم ایڈوائزز کی بات کریں، ہم ان کی نصیحتوں کی بات کریں، یا پھر جتنے بھی ان کے فرمان تھے جن کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سامنے پریزیڈنسی تھی، ایک ایگزامپل تھی کہ ہم اس کے تحت زندگی گزاریں۔ آج ہم جس مسائل سے دوچار ہیں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو باہر ملک چھوڑ کے بھاگنے کی پڑی ہوئی ہے، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ ساتھ ہی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کی نظر میں آج کا نوجوان اپنی رسپانسبلٹیز کو جانتا ہے؟ بہت شکریہ۔ پاکستان کو ایک بینیفٹ حاصل ہے کہ یہاں نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ بالکل ایسے قائد اعظم محمد علی جناح بھی نوجوانوں سے بہت محبت کرتے تھے اور نوجوانوں کو عمل کی ترغیب دیتے تھے، ان کو ڈسپلن اور فیتھ، ان چیزوں پر وہ بات کیا کرتے تھے۔ جو آج کا پاکستان کا نوجوان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے تو بہت بن گئے ہیں۔ ایک جو نقص جو مجھے نظر آتا ہے، ایک طرف مدارس ہیں، ایک طرف انگریزی سکول ہیں، اور ایک طرف عام جو سکول ہیں وہ ہیں۔ اب آپ اگر نوجوانوں کا نصاب ایک نہیں کریں گے، قومی نصاب، تو وہ مختلف سمتوں میں، مختلف ڈائریکشن میں جائیں گے۔ ایک تو ایسا نوجوانوں کو ایک ہی نصاب دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں ایک نیشنل ایڈنٹیفیکیشن آئے گی، ان میں ایک قومی جذبہ نوجوانوں میں بہت موجود ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے،
नौजवान कुछ करना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत अकीदत है। और आप देखती हैं कि जब 14 अगस्त आता है नौजवानों में बहुत जोश और जज्बा होता है, वो उससे सरशार हैं। लेकिन नौजवानों को एक डायरेक्शन दें और हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें बुनियादी तब्दीलियाँ करें। जो हमारा निज़ाम तालीम है, तालीम को मईशत के साथ और रोज़गार के साथ हम आहंग करें। अब आप नौजवान जो हैं अगर बेरोज़गार होंगे और उनको कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी तो वाज़ेह बात है कि वो मायूस हो जाएंगे और वो पाकिस्तान से बाहर हमें नौजवानों को मायूसी से बचाना है। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। कायदे आज़म का फरमान है कि नौजवान तहजीब याफ्ता हों और मगरबी यलगार से बचें, लेकिन आज के नौजवान को जब हम देखते हैं तो वो मगरब की तरफ बहुत फैसिनेशन शो करता है, बड़ी उसको फैंटेसी नज़र आती है। मगरबी कल्चर की बात करें, मगरबी अटायर की बात करें, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? असल में जो कायद आज़म का जो विज़न था वो देखिए कि उस वक्त मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की जो बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल। और उसके बाद उससे पहले जो इकबाल का फोकस था वो भी नौजवान था और इकबाल ने वो पुरानी वैल्यूज़ को, आबा व अजदाद की वैल्यूज़ को सामने रखते हुए उस नौजवान को जगाया। और फिर वो कहा कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था कि तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरेदारा। तो ये वो नौजवान, लेकिन आज टैलेंट की कमी नहीं है इस नौजवान के अंदर। आज हमारे टैलेंटेड नौजवान जो है वो बाहर क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ वसाइल नहीं है, हमने वो वसाइल पैदा नहीं किए जिसकी वजह से उनको वो आगे वो वसाइल नहीं मिल रहे। हालांकि यहाँ ये मुल्क जो है ये हर लिहाज से माला माल है, बहुत ज़्यादा वसाइल इसके अंदर हैं और वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो इसमें बहुत ज़्यादा वसाइल हैं लेकिन हमने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया और नौजवानों को उसकी तरफ राग़िब नहीं किया, जिसकी वजह से वो नौजवान अट्रैक्ट होते हैं बाहर की तरफ। और वो नौजवान जो पाकिस्तान का वो मुस्लिम नौजवान है वो जब बाहर जाता है, आप रिसेंटली आप देखें कि कितने नौजवानों ने बाहर जाकर जो बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं और अपना लोहा मनवाया है वहाँ, जो अपने उन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में जोर दिखाए हैं। तो इसलिए इस नौजवान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमने उसको सही तरफ जो है वो राग़िब नहीं किया, हमने वसाइल पैदा नहीं किए, जिसकी वजह से वो नौजवान मगरब की तरफ जो है वो ज़्यादातर राग़िब हो रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है। डॉक्टर मुख्तार साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। तालीमी इदारों के किरदार के हवाले से बात करना चाहूँगी। मुल्की तरक्की में हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं, आप नहीं समझते कि उनका एक भरपूर किरदार होना चाहिए था जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है? वो जिसका जिक्र डॉक्टर तारिक साहब कर रहे थे कि हम ये देखते हैं कि बहुत सी दर्सगाहें जो हैं वो उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या फिर एलीट क्लास है। ये जो क्लासेस में हमारे तालीमी इदारे डिवाइड हो गए, ये कितने नुकसानदेह चीज़ है? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। जब आप शुरू से कौम को 3 तफरकों में डाल देंगे, 3 क्लासेस बना देंगे, तो फिर आखिर पे तो यही सारा कुछ होना है ना। और जैसे अभी आप डॉक्टर साहब जो हमारे लायर हैं भाई, वो बता रहे थे कि अल्लामा इकबाल ने कैसे ही हमारी जो नौजवान को एड्रेस किया और उसको शाहीन और बाकी इस तरह की बात की। तो आज का नौजवान भी तो माशाल्लाह किसी से कम नहीं है, लेकिन हमने उनको क्या मैसेज दिया? हमने कहा कि जो जितना को शोर डालोगे उतना, मैं पंजाबी में एक लफ्ज़ कहता हूँ आज़ादी का दिन है, वो गलत ना हो जाए कि पंजाब, हमने तो पाकिस्तान में एक कल्चर दे दिया हम सब बड़ों ने कि जितना आप एक मॉब क्रिएट कर सकते हो, जितना गुस्सा कर सकते हो, जितना कोई लुच्चा ना ऊंचा वाली बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन इस लफ्ज़ में कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में हमने अपनी यूथ को तो ये बताया कि बदतमीजी करो तो शायद बात बांधे, डंडे लेके शुरू हो जाओ तो आपको रास्ता मिल जाएगा, चौक ब्लॉक कर दो आपको रास्ता मिल जाएगा। ऐसे ही आप तो हमने तो बच्चों से क्यों कहें, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, मेरा इन सब का आप सब का कसूर है। हमने मैसेज ही दे दिया अपनी यूथ को कि नेटवर्किंग ढूंढो, छोड़ो उसको मैरिड को, तुम किसी को बंदा ढूंढो, सिफारिश ढूंढो, क्या जरूरत है पढ़ने की, शॉर्टकट की तरफ जाओ, क्या जरूरत है रातों रात बिलियनियर बनना है उसके लिए ये काम करो। तो वो बच्चों का क्या कसूर है?
तो हमारा कसूर है भाई, बच्चे तो बच्चों का कसूर नहीं है। हम अपनी तरबियत में लेकिन वो ये तमाम तर साबित चीज़ें इनकलकेट ही नहीं कर पाए कि बच्चे समझ सकें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये मुल्क को कितनी तरक्की की तरफ वो ले जा सकते हैं और किस तरह से भरपूर किरदार अदा करना है। लेकिन हम पुर उम्मीद हैं कि आने वाला वक्त यकीनन मज़ीद रोशन होगा, तरक्की की जानिब हम इस मुल्क को सब मिलकर साथ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे एक मरतबा फिर से आप सबको यौम आज़ादी की भरपूर मुबारकबाद। अल्लाह ही के मान।